हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल है उनमें स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। देखिए, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें एक्स और वाई एक्सिस में लिगेंड जो है वो मेटल आयन की तरफ आते हैं। तो उससे जो एक्स और वाई एक्सिस के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इसलिए और जेड एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं होता, तो डी जेड स्क्वायर की जो ऊर्जा होती है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी से कम होती है। ठीक है। और जो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड की जो एनर्जी होती है वो डी एक्स वाई से कम हो जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और डी एक्स जेड और डी वाई जेड की एनर्जी तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये बनते कब हैं? इनका बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि इसमें एक तो CFSE का मान जो है वो कम हो। तो CFSE का मान कब कम होता है? जब लिगेंड जो है वो दुर्बल हो। दूसरी बात, लिगेंड का आकार यदि अधिक होगा तो CFSE का मान कम होगा। तो ये पहली कंडीशन तो होगी CFSE का मान कम होना। दूसरा हो गया लिगेंड का आकार अधिक होना। तीसरा पॉइंट है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीजन स्टेट जो है वो कम हो। और जनरली जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनमें डी ऑर्बिटल्स में D0, D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके लिए CFSE का मान 0 होता है, तो वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम कंपैरिजन भी कर रहे थे कि इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या जो है ना सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर क्या इनके तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यदि लिगेंड दुर्बल होता है तो डेल्टा O का मान कम होता है, और यदि लिगेंड उसमें प्रबल होता है तो डेल्टा O का मान अधिक होता है। और इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित होकर के लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मान डेल्टा T का मान सदैव कम होता है और इसलिए वो हायर स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो जो है ज़्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं ज़्यादा? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तो 4 बंध बनते हैं और जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 6 बंध बनते हैं। तो 6 बंध बनेंगे तो उसकी ऊर्जा मुक्त ज़्यादा होती है। 6 बंध बनेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होती है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्थायी होते हैं और ज़्यादा बनने की कोशिश करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी जो CFSE का मान होता है वो अधिक होता है। ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि CFSE जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उसकी CFSE का मान कैसे निकालेंगे। हमें पता है क्या कि -0.4 N T2G डेल नॉट प्लस 0.6 N EG डेल नॉट। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर तो T2G के जो ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और EG के जो ऑर्बिटल हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में आते हैं। तो इसलिए जो हायर पर गया उसके लिए +0.6 और जो लोअर में गया उसके लिए -0.4 N। N क्या है यहाँ पर? N है जो उन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब है
कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि CFSE की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। पहला है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, की कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो उसमें T2G कक्षक जो है ना वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और अधिक ऊर्जा मुक्त करते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं जो कि निम्न ऊर्जा स्तर में है, तो CFSE का मान अधिक हो जाएगा। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, तो निम्न ऊर्जा स्तर वाले जो कक्षक होते हैं उनमें यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे तो CFSE का मान ज़्यादा होगा। ऐसे ही डेल्टा का मान, तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उनमें डेल नोट का मान अधिक होगा तो CFSE का मान अधिक हो जाएगा। अब डेल्टा का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला है कि लिगेंड की नेचर पर, मतलब उसकी प्रकृति क्या है। यदि प्रबल लिगेंड है तो डेल्टा का मान ज़्यादा हो जाएगा, दुर्बल लिगेंड है तो डेल्टा का मान कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ बताई है, उस सीरीज़ के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा और कौन सा प्रबल होगा। ठीक है, ये सीरीज़ है। दूसरा पॉइंट है कि चार्ज ऑन मेटल आयन, तो मेटल आयन पर चार्ज जितना अधिक होगा उसकी डेल्टा का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा है साइज़ ऑफ मेटल आयन, तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनके लिए डेल्टा जी नोट का मान कम होता है, जबकि द्वितीय और तृतीय के लिए डेल्टा नोट का मान अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो हमारे पास ग्रुप थर्ड है उनके एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उन कॉम्प्लेक्स में देखिए तो थर्ड वर्ग है उसमें स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम आते हैं। तो ये जो तीनों तत्व हैं इनके संकुलों की जो आकृति है और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको एक सारणी में मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जिसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली जो है वो स्कैंडियम SCF6 3- और यट्रियम में ये NCS6 का होल 3- ऐसे लैंथेनम का हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 7 है तो उसमें कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म को टोपी युक्त त्रिकोण प्रिज्म भी कहते हैं। ये यट्रियम का जो कॉम्प्लेक्स हैं उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो उसमें डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर एंटी प्रिज्म, तो ये लैंथेनम के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के अंदर जो स्कैंडियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है SCNO3 4 5 2-। तो इसमें देखिए जो नाइट्रेट आयन है वो नाइट्रेट आयन के 4 जो नाइट्रेट आयन हैं वो तो बाइडेंटेट लिगेंड के रूप में काम करते हैं, और जो एक नाइट्रेट आयन है वो इसमें यूनिडेंटेट के रूप में काम करता है। बाइडेंटेट का मतलब हो गया कि इसमें डोनर जो साइट होती है वो 2 होती है, और यूनिडेंटेट का मतलब होता है जिसमें डोनर साइट 1 होती है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 10 है तो उसमें यट्रियम के कॉम्प्लेक्स बनता है, लैंथेनम का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यट्रियम में ये जो नाइट्रेट आयन है वो नाइट्रेट जो 5 नाइट्रेट आयन है वो बाइडेंटेट लिगेंड के रूप में चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे लैंथेनम में EDTA के जो 4 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन हैं, 4 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ में ये चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ऐसे हम बात करें कि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम 3 प्रकार के एलिमेंट आते हैं।
तो एक्चुअली क्या है कि हाफनियम से पहले 14 जो लेंथेनाइट तत्व आते हैं उसके कारण इनका आकार क्या है, घट घट करके जिरकोनियम के रेंज में आ जाता है। ठीक है, अब जिरकोनियम की रेंज में आ जाता है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस प्रकार से, स्टीरियोकेमिस्ट्री किस प्रकार से होती है, ये हम देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जो है उसमें ट्राइगोनल प्लेनर समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री होती है और टाइटेनियम के ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। जिरकोनियम और हाफनियम नहीं बना पाता। टेट्राहेड्रल जो है वो टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, उसमें TiCl4 कॉम्प्लेक्स बनता है और ZrCl4 बनता है। ऐसे ट्राइगोनल पिरामिड बनता है, लेकिन इसमें जिरकोनियम हाफनियम का नहीं बन पाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स TiF6 2- पेंटागोनल बाईपिरामिड और डोडेकाहेड्रल। तो इस प्रकार से ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स के अंदर वेनेडियम आता है आपके, और वेनेडियम के बाद में ग्रुप में नायोबियम आता है और टेंटेलम आता है। तो इसमें जो वेनेडियम का जो आकार है वो बहुत छोटा होने के कारण 3 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स वेनेडियम ही बना सकता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का कॉम्प्लेक्स बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, 4 का टेट्राहेड्रल VCl4 और 5 का ट्राइगोनल बाईपिरामिड। इसमें तीनों के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। 6 में ऑक्टाहेड्रल बनता है, 5 में स्क्वायर पिरामिड बनता है। ठीक है, दो प्रकार के ट्राइगोनल बाईपिरामिड और स्क्वायर पिरामिड। तो VF4-, ठीक है, वो स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे पेंटागोनल बाईपिरामिड होता है 7 कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तो इस प्रकार से इनका ग्रुप 5 के एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है। ये मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई है। ये स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो जैसे जिरकोनियम F7 आयन है, उसमें पेंटागोनल बाईपिरामिड स्ट्रक्चर होती है। ये पेंटागोन है, ऊपर इसके प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे एक एक एटम होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, ऐसे ही ये इसमें ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर भी होती है। इसके अंदर स्क्वायर एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर भी होती है। ठीक है, और जिरकोनियम जैसे ZrF8-4- इसमें डिसफिनॉइड स्ट्रक्चर भी होती है। आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।